हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने बात करी थी कि कैसे एक जेट इंजन को बनाना काफ़ी मुश्किल काम है और इसमें समय लगता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे कावेरी प्रोग्राम को तेरस से डीलिंक करके ख़त्म कर देना भी गलती थी। ऑल्दो डेरिवेटिव इंजन यहाँ पर डेवलप हो रहा है जो कि यूकेएफ्स में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कावेरी इंजन पर काम करते हुए उस इंजन को भी हमें सक्सेसफुल बनाना चाहिए था और बाद में तेरस से इंटीग्रेट भी करना चाहिए था। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे जो अभी AMCA को लेकर हम जो जेट इंजन डेवलप करने वाले हैं उसकी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन सामने रखी जा रही है, जो कि गलत अप्रोच हो सकती है। हमने डिस्कस किया कि कैसे दूसरी कंट्रीज द्वारा जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है नए इंजन को डेवलप करने में समय लगा है, और 10 साल का पीरियड एक स्क्रैच से स्टार्ट करते हुए नए इंजन को डेवलप करने के लिए काफ़ी कम है, खासकर उस कंट्री के लिए जिसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ऑल्दो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं यहाँ पर, जैसे कि 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ इंडिया में आएगी। साथ में जो एक्सपीरियंस्ड पार्टनर देखा जा रहा है इन इंजन को डेवलप करने के लिए, ये भी एक अच्छी अप्रोच है। रोल्स रॉयस और साफरान पहले से ही 5th और 6th जन इंजन्स को डेवलप करने को लेकर काम कर रहे हैं, तो कुछ प्रायर वर्क उन्होंने कर रखा है, कुछ टेक्नोलॉजीज पर हम भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से चीज़ें कुछ स्पीड अप हो सकती हैं, लेकिन 10 साल फिर भी काफ़ी कम समय यहाँ पर रखा गया है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, सुबह काफ़ी विस्तार से हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज इंजन की, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि अभी अनकन्फर्म्ड है कि जापान ने अपने XF9 इंजन के साथ को डेवलपमेंट ऑफर किया है, जिसके अंतर्गत ये इंजन वो इंडिया में बनाने को भी तैयार है। ऑल्दो ये हम दोबारा रिपीट करेंगे कि ये रिपोर्ट अभी भी अनकन्फर्म्ड है, क्योंकि एक सोर्स से ही आ रही है और मल्टीपल जगहों पर पोस्ट करी गई है। ऑफिशियल चैनल से इसको लेकर ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। तो XF9 इंजन की पहले हम विस्तार से बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इन इंजन का जो को डेवलपमेंट वाला ऑफर है वो अच्छा है, पर AMCA से इसको लिंक करना सुटेबल नहीं होगा। तो जो XF9 इंजन है ये एक्चुअली इनके XF5 टर्बोफैन प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। तो XF5 एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन था जिसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को फ्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वो इंजन मैक्सिमम 49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता था आफ्टर बर्नर के साथ, लेकिन ड्राइव वेट खाली 644 किलोग्राम का था, इसलिए वहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा और रिस्पेक्टेबल 7.8 का मिलता था। ये इंजन्स इस्तेमाल किए गए थे इनके 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फाइटर X2 में। तो वो एयरक्राफ्ट भी काफ़ी लाइट था, MT वेट अराउंड 10 टन के अप्रॉक्स का था और मैक्स टेक ऑफ वेट 13 टन के अप्रॉक्स का था, और उसमें 2 XF5 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो तेजस ऑल्दो इससे हल्का है MT वेट में, पर आप उसे तेजस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जापान को अल्टीमेटली एक बड़ा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर डेवलप करना था, जिसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट और इंजन दोनों का इवोल्यूशन हुआ। तो जो एयरक्राफ्ट बनना था ये मित्सुबिशी FX था, और जो इंजन डेवलप हुआ ये XF5 से XF9 था। तो XF9 इंजन ट्रू सेंस में रिवोल्यूशनरी है और नेक्स्ट जनरेशन है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और यहाँ से जो परफॉर्मेंस अचीव करी गई है ये भी बहुत बेहतरीन है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो XF9 इंजन है ये हवा में ही नहीं बना है। XF5 इंजन को बनाने में जो डेवलपमेंट है ये 1995 से स्टार्ट हुआ था और 2008 तक चला था। उसके बाद 2010 के अराउंड फिर XF9 को लेकर रिसर्च चालू हुई और ये प्रोग्राम 2019 तक चला है। तो XF9 को डेवलप करने में करीबन 9 साल का समय लगा है, और XF5 के प्रोग्राम में उससे पहले करीबन 13 साल का समय लगाया गया था। तो ओवरऑल अगर आप प्रोग्राम को देखेंगे तो अराउंड 22 ईयर्स का टाइम यहाँ पर लगा है दोनों को मिलाकर। ये चीज़ इंडिया के केस में भी होगी, जो कावेरी का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट होगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऐड करता है। तो ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहेंगे, R&D वेस्ट नहीं जाती है, भले ही एंड रिजल्ट आपका सक्सेस हो या ना हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसमें पैसा डालना भी इंपॉर्टेंट है। खैर वापस आते हैं XF9 पर। तो XF9 को जापान में हाई पावर एंड स्लिम इंजन कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है, जिस वेट क्लास कैटेगरी में ये इंजन आता है उस कैटेगरी में दूसरे इंजन्स के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर ड्राई थ्रस्ट ऑलमोस्ट 108 किलो न्यूटन का है और वेट थ्रस्ट 147 किलो न्यूटन का पहुँचता है। तो ये बात भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि इस इंजन का जो पोटेंशियल है ये इससे भी ज़्यादा का है। आप यहाँ पर थ्रस्ट ऑप्टिमाइज करके कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम थ्रस्ट ऑलमोस्ट 196 किलो न्यूटन का पहुंचाया जा सकता है। तो इस इंजन को डेवलप करने में कई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ब्लिस्क का इस्तेमाल किया गया है वेट रिडक्शन के लिए, जिस पर GTRE द्वारा भी काम किया जा रहा है। साथ में और जो कंबस्टर्स हैं उसमें नए तरीके के बर्नर्स को इस्तेमाल किया गया है, जो कि इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है।
साथ में यहाँ पर जो हाई प्रेशर टर्बाइंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पाउडर मेटलर्जी के बजाय फोर्जिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे द्वारा भी ऐसे हैवी फोर्ज प्रोसेस को डेवलप किया जा रहा है। तो जो ब्लिस्क है उसको फॉर्म करने के लिए निकल बेस्ड सिंगल क्रिस्टल सुपर एलॉयज का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हुए ब्रिस्क को बनाया गया है। बाकी यहाँ पर CMC यानी कि सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इनलेट टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कंबशन टेम्परेचर यहाँ पर 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। और जो इस इंजन की मेन खास बात है वो ये है कि एक इंजन यहाँ पर अपने स्टार्टर जनरेटर को यूज करते हुए करीबन 180 किलोवाट की पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आप 2 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर 360 किलोवाट तक पहुंच सकती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप F-35 की जनरेटेड पावर को देखेंगे तो वो इसकी आधे से भी कम है, करीबन 160 किलोवाट। अब ये क्रूशल क्यों है? ये इसलिए क्रूशल है क्योंकि फ्यूचर में आप जो भी एवियोनिक्स इस्तेमाल करेंगे वो पावर हंग्री होंगे। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो AES से रडार्स हैं ये बहुत ज़्यादा पावर डिमांड करते हैं। जितना ज़्यादा पावर आपके पास होगी उतना पावरफुल रडार आप लगा पाएंगे। साथ में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी फ्यूचर में लगाने का प्लान है, वो भी पावर हंग्री है। दूसरे एवियोनिक्स भी पावर हंग्री हैं। तो इंजन पावर जनरेट करने वाले होने चाहिए और यहाँ पर पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये जिन भी एयरक्राफ्ट में लगेंगे उसमें किसी भी तरीके के नए एवियोनिक्स को लगाने में परेशानी नहीं आएगी। ये फ्यूचर रेडी है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाली इंजन से जनरेट हुई पावर की। तो इस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन करता नहीं है। यूजुअली जब इंजन की बात आती है तो थ्रस्ट नंबर को लेकर चर्चाएं होती हैं, पर इलेक्ट्रिकल पावर फ्यूचरिस्टिक इंजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और उस जगह ये इंजन शाइन करता है। बाकी थ्रस्ट वेक्टरिंग के कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन इंजन है। 5th जनरेशन जेट इंजन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर थ्रस्ट भी जो निकल कर सामने आ रहा है ये बहुत बेहतरीन है। तो जब जापान ने यहाँ पर इंजन बना ही लिया है तो उनको पार्टनर क्यों चाहिए? तो ये बात हम आपको बता दें कि जापान का जो मित्सुबिशी FX प्रोग्राम है ये अब मर्ज हो चुका है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में, जिसके अंतर्गत 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है और उसके लिए इंजन भी बनाया जाएगा, एवियोनिक्स भी बनाए जाएंगे और ये सब कोलैबोरेशन में बनेगा। जापान के लिए ये जो R&D करके XF9 इंजन डेवलप किया गया है उसकी जो पहले एप्लीकेशन थी अब वो नहीं रही। ऑल्दो इससे जो एक्सपीरियंस मिला है वो नेक्स्ट जनरेशन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्प करेगा, लेकिन क्योंकि अब इंडिपेंडेंट FX प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो इस इंजन के फ्यूचर को लेकर भी सवाल उठ गए हैं और इसलिए यहाँ पर ये स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि अगर जापान इन इंजन को इंडिया को ऑफर करता है और साथ में इंडिया के हिसाब से इस पर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, डेवलपमेंट किया जाता है, तो इस इंजन की कुछ एप्लीकेशन निकल कर आ सकती हैं और जापान का भी इस प्रोग्राम से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली इंडिया को इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, लेकिन AMCA प्रोग्राम के साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो इंजन है ये डायमेंशन वाइज जनरल इलेक्ट्रिक के F110 और रशियन AL31 इंजन की कैटेगरी में आता है और AMCA को डिज़ाइन किया जा रहा है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के अराउंड। तो उसी कैटेगरी के इंजन AMCA के लिए लगाए जा सकते हैं और इसीलिए उसी कैटेगरी में फ्यूचरिस्टिक इंजन हम बना रहे हैं जो कि ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करें। तो अगर आप इन इंजन को आमका में लगाना चाहेंगे तो आपको एयरक्राफ्ट ही रिडिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। तो आमका के लिहाज से ये इंजन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जापान के साथ मिलकर हमें इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर फ्यूचर में हम 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो कई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ से हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं और इन इंजन्स के वेरिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये सिविल एविएशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस पर हम हाई बाईपास रेशो इंजन को बना सकते हैं जो कि हम ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन पावरफुल मरीन इंजन्स को भी बनाया जा सकता है। तो बहुत एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरीके से आमका प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं हो सकता। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।